ये क्लास मेरे साथ मैं देख रहा हूँ। हमारे पास अभी टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम पहले टाइप को देख रहे थे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली तौर पर हमारे पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर के साथ किसी ऑफलाइन डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये ऑफलाइन डिवाइस हमारे पास पंच कार्ड भी हो सकती है या कोई और दूसरी डिवाइस भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है पे रोल सिस्टम्स आ जाते हैं, या बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जो हम बनवाते हैं वो हमारे पास इसकी एग्जांपल में आती है। नुकसान नुकसान हमें इसका ये होता है कि इसके अंदर ना हमारे पास प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये आती है कि यूज़र के दरमियान और जॉब के दरमियान जो हमारी इंटरेक्शन होती है ना वो नहीं हो पाती। और दूसरे नंबर पे सीपीयू जो है उसको काफ़ी देर जो है ना वो फारिग बैठना, सीपीयू जो है वो काफी देर ना फारिग बैठा रहता है, क्योंकि मैकेनिकल डिवाइसेस की सीपीयू के साथ जो कम्युनिकेशन है ना वो स्लो हो जाती है। मैकेनिकल डिवाइसेस की जो सीपीयू के साथ इंटरेक्शन है वो कम हो जाती है। बेटा उमैर क्या मसला है यार, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, अपना माइक ऑफ करें उमैर। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली तौर पे हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि यूज़र जो होता है वो अपनी जॉब जो होती है वो किसी ऑफलाइन डिवाइस की मदद से, मतलब पंच कार्ड की मदद से कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। अब होता ये है इसके अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इसलिए कहा जाता है कि अब इसकी प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए ना हम एक जैसे जॉब्स को एक ही दफ़ा इकट्ठा कर लेते हैं। अब इकट्ठा करके हम उनको जब एक दफ़ा ग्रुप कर लेते हैं ना तो वो हमारे पास एक बैच बन जाता है और उनको हम ग्रुप की फॉर्म के अंदर जो है वो रन कर देते हैं। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो एग्जांपल में हमारे पास पे रोल सिस्टम आ जाता है और बैंक स्टेटमेंट आ जाता है। नुकसान हमें यहाँ पे इसके साथ ये पेश आता है, प्रॉब्लम हमारे पास इसके साथ ये आती है कि यूजर के दरमियान और जॉब के दरमियान जो इंटरेक्शन है ना वो ठीक नहीं हो पाती। दूसरे नंबर पर सीपीयू का जो काफी टाइम है ना वो आइडियल गुजर जाता है, मतलब सीपीयू को बहुत ज्यादा देर जो है वो वेट में रहना पड़ता है। और ये इतनी ज़्यादा जो हमारी डिज़ायर प्रायोरिटी होती है ना, ये उस प्रायोरिटी के मुताबिक भी हमारे पास काम नहीं कर पाता। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये आपने पहली जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गई, फिर ये दूसरी गई, फिर ये इसी तरीके से ढेर सारी जॉब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चली गई। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया कि एक जैसी जॉब्स को एक बैच बना दिया, फिर दूसरी किस्म की जॉब्स को दूसरा बैच बना दिया, फिर तीसरी किस्म की जॉब्स को तीसरे किस्म का बैच बना दिया। उन बैच बनाने के बाद सीपीयू को जो है वो प्रोवाइड किया गया। तो इतनी देर सीपीयू जो है वो आइडियल बैठा रहता है जब तक कि उसको कोई बैच प्रोसेसिंग के लिए नहीं मिलता। तो ये सीपीयू की वर्किंग के ऊपर थोड़ा सा असर अंदाज होता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली तौर पे ऐसे सिस्टम्स होते हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसे सिस्टम होते हैं जिसके अंदर हम हर टास्क को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं ताकि वो उसमें एग्जीक्यूट हो सके। अब होता ये है इसके अंदर कि हर यूजर्स को सीपीयू का एक थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ऐसा सिंगल सिस्टम हम उसको कर देते हैं। अब होता ये है कि उसके अंदर फिर क्या होता है कि जब उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ना यूजर को, तो वो उस टाइम पीरियड के अंदर अपनी जॉब्स को रन कर सकता है। तो वो जो टाइम जो होता है जो हम यूजर को प्रोवाइड करते हैं कि वो एक टास्क को एग्जीक्यूट कर सके, उस टाइम को आप क्वांटम का नाम देते हैं। वो टाइम जो कि एक टास्क को मिलता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, उस टाइम को आप क्वांटम का नाम देते हैं। जब आपका वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, वो क्वांटम कंप्लीट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है उस प्रोसेस को छोड़ देता है। अगर तो वर्किंग कंप्लीट कर लेता है तो सो बिस्मिल्लाह, अगर वो वर्किंग कंप्लीट नहीं कर लेता तो उसको छोड़ देता है और अगले के ऊपर चला जाता है वो। जी नवीर भाई, मेरी 10 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। गर्ल साइड पे, गर्ल साइड पे
चलें ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये सीन होता है हमारे पास कि जब उसका वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है ना, तो अगर वो उसने वर्किंग कंप्लीट नहीं ना की होती, वो टास्क कंप्लीट नहीं होता ना, तो वो क्या काम करता है कि उसको स्विच आउट कर देगा और नेक्स्ट के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया। ओके, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं जिसमें हर टास्क को रन होने के लिए हम थोड़ा सा टाइम जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप ना अपने सिस्टम के ऊपर कुछ काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आप एक तरफ से किसी अपने दोस्त के साथ या अपनी सहेली के साथ चैटिंग लगे हुए थे, अपने फ्रेंड के साथ या फ्रेंडी के साथ आप चैटिंग लगे हुए थे, साथ साथ आप सॉन्ग्स भी डाउनलोड कर रहे हैं, साथ साथ आप टाइपिंग का काम भी कर रहे हैं, साथ आपने कोई मूवी भी डाउनलोडिंग के ऊपर लगाई हुई है। तो ये एक ही टाइम पे आपके सिस्टम में 4 से 5 टास्क जो रन हो रहे हैं। होगा ये कि टाइम शेयरिंग सिस्टम अगर होगा तो टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली तौर पे ये होता है कि टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर आप हर टास्क को ना थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड कर देती हैं। आपने ये कहा कि डाउनलोडिंग के लिए ना, डाउनलोडिंग वाला जो टास्क है इसके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेनी। वो 5 सेकंड सीपीयू डाउनलोडिंग के ऊपर लगाएगा। जब वो 5 सेकंड पूरे हो जाएंगे उसके बाद वो टाइपिंग के पे चला जाएगा। वो टाइपिंग वाले 3 सेकंड पूरे करेगा और चाहे आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो या ना हो, वो अगले टास्क के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड आप प्रोवाइड करते हैं ना, हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हर टास्क को थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड करते हैं ना, इस टाइम पीरियड को आप क्वांटम का नाम देते हैं। और ये जो सारा सिस्टम होता है जिसके ऊपर आप मल्टीपल टास्क रन कर रहे होते हैं, इस सिस्टम को आप मल्टीटास्किंग सिस्टम का नाम देते हैं। मल्टीटास्किंग सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर एक वक्त के अंदर एक से ज्यादा टास्क जो है वो रन होते हैं, उसको आप मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। जब आपका ये टाइम इंटरवल कंप्लीट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो स्विच कर देता है किसी दूसरे टास्क के ऊपर। फायदा हमें इसमें ये होता है कि हर एक टास्क जो होता है उसको एक इक्वल टाइम पीरियड मिलता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेशन के चांस जो है वो बहुत कम रह जाते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है ना कि सीपीयू को जो वेस्ट टाइम को इंतजार करना पड़ता है ना सीपीयू को, वो सीपीयू का टाइम इंटरवल जो है वो बहुत कम रह जाता है, वो बहुत खत्म हो जाता है, सीपीयू का तकरीबन खत्म हो जाता है, कि उसको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेज ये होता है कि हम इस पे इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं कर सकते, और इसमें थोड़ा सा हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन का जो है वो भी मसला आ जाता है। और जब आप एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल टास्क रन कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का भी जो है वो प्रॉब्लम थोड़ा सा पेश आता है हमारे पास। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल आप वर्ड पे काम कर रहे थे, ईमेल पे काम कर रहे थे, वेब ब्राउजिंग पे काम कर रहे थे, ये सारी चीजें इकट्ठी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने आगे उठा के इसको सीपीयू को दे दी, तो सीपीयू हर टास्क को थोड़ा थोड़ा जो है वो टाइम जो है वो प्रोवाइड करेगा। फिर आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड का जो लफ्ज होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है एक से ज्यादा जगह, मतलब मल्टीपल जगह के ऊपर कोई चीज तकसीम कर देना, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल सीपीयू होते हैं जो कि मल्टीपल एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं मल्टीपल यूजर्स के लिए। और जितने भी आपके पास डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स होती हैं वो हर प्रोसेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल सीपीयूज हो जाते हैं जिन्होंने ढेर सारी रिक्वेस्ट को, ढेर सारे एप्लीकेशंस को या ढेर सारी रिक्वेस्ट को उन्होंने सर्व करना होता है। और हर एक के दरमियान प्रोसेसर जो है, जो डाटा प्रोसेसिंग जॉब है वो हर प्रोसेसर के दरमियान आपने डिस्ट्रीब्यूट की होती है। फिर काम ये करता है कि हर सीपीयू जो होता है ना, वो हर जॉब के साथ जो होता है, हर जॉब के साथ
वो कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू जो है वो वर्किंग करता है, उनको कम्युनिकेशन लाइन के साथ जो है वो लिंक करता है कि अब वो कम्युनिकेशन लाइन आपके पास बस भी हो सकती है, इसके अलावा आपकी टेलीफोन लाइंस भी होती हैं, उनके थ्रू जो है वो काम करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ना आप लूजली कपल सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का नाम देते हैं। क्यों इसलिए नाम दिया जाता है इसके, क्योंकि आपका जो डाटा है वो डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, इसलिए आप इसको लूजली टाइप सिस्टम का नाम देते हैं। अब इसका एक फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि आप ना ये सिस्टम उस वक्त बनाते हैं जब आपने ना यूजर्स को फाइल की एक्सेस देनी होती है, लेकिन वो फाइल असल में यूजर के सिस्टम पे नहीं पड़ी होती, वो किसी और सिस्टम के ऊपर पड़ी होती है, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का नाम दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस में जब जाएंगे ना, डेटाबेस आप इस वक्त पढ़ रहे होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, वहाँ पे आप डेटाबेस की टाइप्स में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, कि आपकी डेटाबेस है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर रखी जाती है, फिर आप वहां से एक्सेस करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर आपके पास जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी जॉब्स को डिफरेंट चीज़ों के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट यूजर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये इसका एक डायग्रामेटिकली इजहार है। ये आपके पास एक जॉब थी जिसका सीपीयू अपना, जिसकी मेमोरी अपनी, जिसकी डिस्क अपनी, फिर इसी तरीके से ये दूसरी जॉब है, ये फिर तीसरी जॉब है, फिर ये चौथी जॉब, ये पांचवी जॉब, और हर एक जॉब जो है वो हमने फिर सीपीयू को प्रोवाइड कर दी हुई है। लूजली कपल सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का दूसरा नाम है। लूजली कपल सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का दूसरा नाम है। अब इसके कुछ आपके पास एडवांटेज और कुछ जो है वो आपके पास इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें ना, तो एडवांटेजेस में वो ये कहते हैं कि अगर इसमें आपके पास कोई एक नोड जो है ना, कोई एक सिस्टम अगर फेल हो जाए तो वो पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। और इसके अलावा आपके पास इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि दोनों के दरमियान दो सिस्टम्स आपस में इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनिकली आपस के अंदर जुड़े होते हैं, तो वो आपने आपके दरमियान डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं, तो इससे आपकी डाटा की जो है वो स्पीड भी बढ़ जाती है। फिर एक और फायदा ये भी होता है कि आप इसमें अपने रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हैं। जब आप रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो उससे आपकी स्पीड जो है, कंपटीशन स्पीड जो है वो हाई हो जाती है, और आपका रिजल्ट जो है वो ड्यूरेबल होता है। और इसमें जो होस्ट कंप्यूटर होता है, जो मेन कंप्यूटर होता है जिससे आगे सबके रिसोर्सेज निकल रहे होते हैं, उसके ऊपर जो है वो लोड भी कम पड़ जाता है। और जो डाटा प्रोसेसिंग के अंदर डिले होता था, वो डाटा प्रोसेसिंग का डिले जो है वो भी इसके अंदर बहुत कम हो जाता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें ना, तो डिसएडवांटेजेस में ये होता है कि अगर आपका मेन सिस्टम जो है ना, जिसके साथ सारे सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होते हैं, अगर वो वाला मेन सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाए ना, तो आपकी पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन है ना वो ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से वो ये बात करता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जिस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं ना, अभी तक वो लैंग्वेज इतनी ज़्यादा डिफाइन नहीं हो सकी, इसलिए इन सिस्टम्स को बनाना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर तीसरी बात ये करता है कि ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, ये काफ़ी किस्म के हैवी हैवी किस्म के होते हैं, इनकी कॉस्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है। ठीक हो गया जी। अभी आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो बेटा मुझसे पूछ सकता है जी अभी।